जय हिंद दोस्तों। पढ़ लो पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम YouTube पर एक शॉर्ट वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में वीडियो की लेंथ 10 से 20 मिनट की रहेगी और इस सीरीज को यूपी आरओ और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। तो जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे सीरीज में वो बिल्कुल ही क्रिस्प कंटेंट के रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनकी परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो मेरा काम है इस सीरीज को बनाना, वीडियो को आप तक पहुंचाना और आपका काम है मुझे टॉपिक बताना, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डिमांडिंग टॉपिक होगा उस टॉपिक पर ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी फ्यूचर में, ठीक है। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट वीडियो सीरीज में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ISFR 2023, ठीक है। ISFR का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ठीक है। क्या है ये ISFR? अब रिपोर्ट का नाम सुना है तो 3 क्वेश्चन मेनली हमारे दिमाग में आ गए। पहला तो ये आया कि ISFR होता क्या है, दूसरा ये आया कि ISFR होता क्यों है, और तीसरा ये आया कि ISFR में आखिर होता क्या है, ठीक है। तो क्या है, क्यों है और इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ISFR में होता क्या है। तो ISFR का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मतलब क्या है इसका? भारत में वनों की स्थिति की रिपोर्ट, कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, किस राज्य में कितने वन है। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे साइड में, ये रिपोर्ट का कवर पेज है। इस रिपोर्ट के नीचे एक नाम दे रखा है, ये नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण का, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण वो संस्था है जो कि ISFR रिपोर्ट को जारी करती है, ठीक है। तो ISFR रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ISFR रिपोर्ट को बनाना और फिर इसे जारी करना। तो ये डिपार्टमेंट है FSI, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसको हमने देखा क्या बोलते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? MOEFCC, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत FSI काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई ISFR से रिलेटेड। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो रिपोर्ट है ये 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या है? ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। द्विवार्षिक बाइनरियल रिपोर्ट है, बाइनरियल रिपोर्ट है, ठीक है। और वर्तमान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की, ये अब तक की 18वीं रिपोर्ट है। मतलब कि भारत सरकार द्वारा इससे पहले भी इस तरह की 17 रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी वाली? 2023 की, ठीक है। और इससे पहले कौन आई थी? इससे पहले 2021 में, 2 साल में आती है ना, तो पिछली वाली 2021 में आई थी। तो पिछली वाली कौन सी हो गई? वो 17वीं रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो 17वीं रिपोर्ट कब आई थी? इसका मतलब 17वीं रिपोर्ट आई थी 2021 में। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ISFR क्यों है, क्यों जारी कर रही है भारत सरकार ये रिपोर्ट। तो देखिए, जब हमने पर्यावरण एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा तब हमने पढ़ा कि विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के
सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उस सम्मेलन में बात होती है जलवायु परिवर्तन से निपटने की। और जलवायु परिवर्तन से निपटने का जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है वो है कि वनों की मात्रा अगर पृथ्वी पर अधिक हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, और कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आ रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। इसी से अलाइन होकर जो इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं उनसे अलाइन होकर फिर प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पॉलिसी डेवलप करती हैं जो कि हेल्प करती हैं वनों की स्थिति सुधारने के लिए। तो भारत सरकार द्वारा ऐसी ही एक पॉलिसी बनाई गई 1988 में। इसको बोला गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय वन नीति। ठीक है, वन नीति कब ये बनाई गई, ये बनाई गई 1988 में। ठीक है, 1988 में बनाई गई। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ कि भारत को अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 33% भाग पर, क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन मेंटेन करने हैं। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वनों को अगर नहीं है तो उगाना है, और अगर है तो उन्हें मेंटेन करना है। ठीक है, ये टारगेट रखा गया। तो अभी की जो रिपोर्ट है इसमें हम देखेंगे कि 33% से अभी कम प्रतिशत पर वन है वर्तमान में भारत में। तो भारत को क्या करना है, फ्यूचर में इंक्रीज करना है वनों का परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया कि क्यों जारी की जा रही है, क्योंकि 1988 की जो हमारी पॉलिसी है भारत की उसमें 33% क्षेत्रफल पर वनों का लक्ष्य रखा गया है। और कैसे पता चलेगा कि 33% है कि नहीं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम भारत सरकार को सर्वे कराना पड़ेगा, और यही सर्वे का जो परिणाम है वो परिणाम है ISFR रिपोर्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ISFR में होता क्या क्या है। तो ISFR में जैसे कि एक तो हो गया कि वन और वृक्षों की स्थिति, तो कितने परसेंटेज एरिया पर फॉरेस्ट कवर है इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो वन एवं वृक्ष आकलन। ठीक है, आकलन या आप मापन बोल दीजिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर अभी वन एवं वृक्षों की उपस्थिति है इसका मापन किया जाएगा। दूसरा क्या मापन किया जाएगा कि पेड़ों को तो काउंट किया ही जाएगा, इसी के साथ मैंग्रोव को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव कवर जो है भारत में उसको भी काउंट किया जाएगा। इसी के साथ बांसों के जंगलों को भी अलग से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो बांस के जंगल, बैम्बू फॉरेस्ट को भी काउंट किया जाएगा। इसी के साथ जो जंगल के आग की घटनाएं होती हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनका डेटा भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो जंगल के आग की जो घटनाएं हैं उनको भी लिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ISFR से रिलेटेड कि क्या है ये, क्यों है और इसमें होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट में इस तरह का एक मैप जारी किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर के भी कई शेड के एरियाज दिखाई दे रहे हैं भारत के मैप में। तो जो डार्क ग्रीन कलर के एरिया हैं ये तो हैं बहुत ही घने जंगल। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे कलर लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे जंगलों का जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो आप ये देख रहे होंगे कि कई तरह के जो कलर कोड्स हैं, तो बहुत डार्क ग्रीन है जो है वो वेरी डेंस है। अभी हम देखेंगे वीडियो में कि ये होते क्या क्या है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, इनका मतलब क्या होता है। तो इस तरह के हैं। और वाइट एरिया जो है वो नॉन फॉरेस्ट है।
तो अब आप आ जाइए, अब थोड़ी ज्योग्राफी की नॉलेज यहाँ पर आपको अपनी शो करनी पड़ेगी। तो जो जैसे आप डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हैं, जो डार्क ग्रीन एरिया है वो क्या है, ये हाई वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो जैसे डार्क ग्रीन में क्या हो गया, तो आप ये पट्टी देख रहे होंगे, ये वाली कौन सी पट्टी है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, ये है वेस्टर्न घाट वाली लाइन, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर वनों की प्रतिशतता भी अधिक है, ठीक है। तो ये हाईली हो गए। दूसरा कौन सा हाई हाई परसेंटेज का एरिया है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। यहाँ पर भी भौगोलिक क्षेत्रफल के बहुत अधिक प्रतिशतता में वन पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत, वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद ये एरिया आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का ऊपर साइड और उड़ीसा में भी पर्याप्त मात्रा में वन पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर आप ये देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब मनुष्य के लालच का परिणाम ये है कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं। ये नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है ये प्रदेश, पर यहाँ पर नगण्य मात्रा में वनों की उपस्थिति है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट वॉश आउट एरिया है एकदम। उत्तर प्रदेश, बिहार बिल्कुल वाइट कलर से चिन्हित किए गए हैं। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा भी हैं, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वनों की प्रतिशतता है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है, हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिनके 33% से ज़्यादा भाग पर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, पर हमें जो ओवरऑल मेंटेन करने हैं वो पूरी इंडिया में मेंटेन करने हैं, ना कि कुछ राज्यों में, ठीक है। तो जब तक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% एरिया पर वन ना हो जाए, तब तक हमारा एक तरह से टारगेट अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिवर्ष सरकार जो है वो क्या एफर्ट करती है कि वनों की प्रतिशतता बढ़ती जाए, और इसीलिए इसी मेंटेनेंस के लिए ISFR रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो वनों के प्रकार देखे थे कि अलग अलग तरह के, बहुत ही घने जंगल, कम घने जंगल, इनका मतलब क्या होता है। तो इनको वनों को जो मापन किया जाता है वो कैनोपी डेंसिटी यानी कि छत्र घनत्व के अनुसार वनों की घनेपन का मापन किया जाता है। क्या होती है कैनोपी डेंसिटी? देखिए, कैनोपी जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है छत्र, ठीक है। तो कैनोपी, जैसे आप देखते होंगे कि इस तरह की कैनोपी, ये फोटो लगी है, तो शादी में आपने देखा होगा वो जो टेंट वेंट लगाते हैं ना, टेंट तानते हैं, बोलते हैं ना कैनोपी तान दी, तो वही कैनोपी होती है। एक तरह से अम्ब्रेला से आप कर लीजिए, ठीक है। अम्ब्रेला जैसे छाता होता है, तो छाते की भी कैनोपी होती है। तो इसी तरह से हर पेड़ की अपनी कैनोपी होती है। तो जो ज्यादा घने पेड़ होते हैं, जैसे जिन पे पत्ते की मात्रा ज्यादा है या जिनका ऊपर से देखने पर एरिया ज्यादा है, तो उनकी कैनोपी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी का मतलब उनपे पत्ते ज्यादा मात्रा में हैं, हरे हरे पत्ते, ठीक है। तो वो ज्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं। तो अब जब जमीन से नीचे ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको आसमान अगर कम दिखे, तो इसका मतलब है उस पेड़ की कैनोपी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। आसमान दिख ही नहीं रहा ना, इसका मतलब है पत्तों ने ही उसका पूरा कैनोपी बना रखा है, तो कैनोपी डेंसिटी ज्यादा हो गई। कैनोपी डेंसिटी पत्तों की, पेड़ की किससे बनती है, पत्तों से बनती है। तो जितने पत्ते ज्यादा उतनी कैनोपी डेंसिटी ज्यादा। पत्ते कम हो गए तो कैनोपी डेंसिटी कम हो गई, पत्ते और कम हो गए तो कैनोपी डेंसिटी और कम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 फोटो लगी हुई हैं, ठीक है। तो जो पहली वाली आप देख रहे हैं फोटो, ये जो फर्स्ट फोटो है, इसमें लगभग ना की मात्रा में पत्ते हैं, तो इसकी कैनोपी डेंसिटी सबसे कम हो गई। दूसरा पेड़ जो देख रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े पत्ते हैं और काफी आसमान दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो दूसरा है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा घना वन है, ठीक है। और तीसरे में आप देख रहे होंगे कि आसमान लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तीसरे की जो कैनोपी डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो कैनोपी डेंसिटी क्या कैसे इसका परसेंटेज निकालेंगे, कि जैसे हमने इसका 2 नंबर में देखिए कि हमने इसका पूरे का एक एरिया ले लिया, इस पूरे चौकोर का एरिया ले लिया, ठीक है। अब इसमें से कितने प्रतिशत भाग पर पत्ते हैं, तो पूरे एरिया को जैसे मान लीजिए 100 हमने काउंट कर लिया, 2 का जो पिक्चर है पूरा एरिया 100 हो गया। अब इसमें से कितने प्रतिशत एरिया पे पत्ते हैं, कितने प्रतिशत एरिया पे कैनोपी है, तो उसको डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए इसमें 50% पर, इसका जो पिक्चर का 50% एरिया है वो पत्तों से ढका हुआ है, तो 50/100, इसका मतलब 50% कैनोपी डेंसिटी हो गई। अब तीसरे नंबर के पिक्चर में देखिए, यहाँ पर पत्तों की मात्रा ज्यादा हो गई। अब इसमें लगभग
ले लीजिए कि 80% से ज़्यादा लेट ले लिया कि 80% से ज़्यादा पत्ते कवर कर लिया है इस पिक्चर को, तो इसमें कैनोपी डेंसिटी क्या हो गई, इसमें 80% कैनोपी डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो कैनोपी डेंसिटी 3 की ज़्यादा हो गई, 2 की कम हो गई। ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इस तरह से आप कैनोपी डेंसिटी को समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पिक्चर में जो देख रहे थे कि डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कर रखा था वो कैसे लेते हैं। तो अगर कैनोपी डेंसिटी अगर 70% से ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर 70% से ज्यादा हो गई कैनोपी डेंसिटी, तो उसको मानेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत अधिक घने जंगल। उसके बाद अगर कैनोपी डेंसिटी जो है वो 40% से 70% के बीच में है, तो इसे मानेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, मध्यम रूप से घने जंगल। अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से 40% के बीच की है, तो फिर इसे मानेंगे लेस डेंस ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, तो इसे मानेंगे स्क्रब, यानी कि झाड़ियां। ठीक है, तो 10% से कम होते ही ये क्या बन जाएगी, ये झाड़ी बन जाएगी। आई होप कि आपको जंगलों के प्रकार किस तरह से मापन किया जाता है ISFR रिपोर्ट में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। इसका मतलब है कि 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि की है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किस राज्य के वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इसके मतलब किलोमीटर स्क्वायर में किसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, एरिया में वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया है कौन से राज्य में सबसे कम वनों का प्रतिशत है अगर कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष देखा जाए, तो किस राज्य में सबसे कम वनों का प्रतिशत पाया जाएगा। ठीक है, पाया गया है 2021 की रिपोर्ट में। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 की रिपोर्ट से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट। तो इसमें 2017 में पूछा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक एरिया का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आया है रिपोर्ट में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करेंट जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। स्लाइड्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिजाइन किया है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इसे पढ़ लें। और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ लो पीसेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर ज्वाइन कर लें और वहां से इस PDF को प्राप्त कर लें। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाया करिए, क्योंकि देखिए हैंड रिटन नोट्स क्या होता है, एक तरह से अपने हो जाते हैं, पर्सनलाइज हो जाते हैं। और जब आप बात होती है रिवीजन करने की, तो सबसे पहले आप हैंड रिटन नोट्स उठाते हैं, क्योंकि पढ़ते तो देखिए हम दिन में कितने वीडियो देख लेते हैं, पर उसमें से हमें याद कितना रहता है, कितने प्रतिशत याद रहता है। लेकिन जो चीज़ हम लिख लेते हैं हाथ से, वो चीज़ हमें बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम में वो पॉइंट हमें याद आ ही आ जाए। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप अपने हैंड से रिटन नोट्स बनाइए और इस वीडियो का जो है वो पूरा मैक्सिमम आप हेल्प लीजिए या ऐसे यूज करिए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना पाया गया 2023 की रिपोर्ट में। तो इसकी जो फाइंडिंग थी वो था कि भारत के कितना मेंटेन करना है, अभी हमने देखा पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% ज्योग्राफिकल एरिया पर होने चाहिए, पर 2023 में जो मिला है वो 25.17%
एरिया पर वन क्षेत्र पाए गए हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो कुल मिलाकर है वो 25.17% क्षेत्र पर पाया गया है। 2021 में ये पाया गया था 24.62% पे। इसका मतलब है पिछले 2 वर्षों में कुल ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। ठीक है, 2 साल पहले 24.62 हुआ करता था और 2023 में 25.17% हो गया है। ठीक है, और अगर बात करें कि कितने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र पाया गया है, तो वन एवं वृक्ष आवरण पाया गया है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। ठीक है, कैसे निकालते हैं? वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया और 1 किलोमीटर लंबा एरिया में वन है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ वर्ग किलोमीटर का मतलब। तो पूरे एरिया को मापन किया जाता है और उसमें कितने वर्ग किलोमीटर पर है, तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर पर है। अच्छा, अब ये जो है इसमें दो चीजें इंक्लूड है, एक तो वन आवरण है और दूसरा है वृक्ष आवरण। ठीक है, तो दो चीजों को मिलाकर ये एरिया है। अब अगर अलग अलग देखें कि वन कितने प्रतिशत भाग पर है और वृक्ष कितने प्रतिशत पर है, तो वन आवरण जो है वो है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। ठीक है, और वृक्ष आवरण जो है वो वृक्ष आवरण कितने पर है? ये है 1,12,14.34 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, तो अगर आप वन और वृक्ष को ऐड कर दें तो फिर वो ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, और ये कितना परसेंटेज हो गया? ये 3.41% भाग हो गया। ठीक है, अब हमने अभी देखा कि 2021 से 2023 में बढ़ गया है प्रतिशत, और प्रतिशत बढ़ा है तो वो कितने वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है वन क्षेत्र? तो वन और वृक्ष आवरण कुल जो है वो भारत के 1,445.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बढ़ चुका है पिछले 2 वर्षों में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो बात हमने की है कि वृक्ष आवरण, वन आवरण, ये होता क्या है। अब देखिए, 3 चीजें हैं, एक तो है ट्री कवर, दूसरा है फॉरेस्ट कवर और तीसरा है फॉरेस्ट एरिया। इसमें से जो फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? इसको आरएफए भी बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, या इसको जीडब्ल्यू भी बोला जाता है, ग्रीन वॉश। ठीक है, ये क्या होता है? ये सरकारी जमीन, ठीक है, जो सरकार के अंतर्गत आती है, सरकार की कंट्रोल के अंतर्गत आती है, उस जमीन को फॉरेस्ट एरिया बोला जाता है। ठीक है, और ये जो जमीन का एरिया है ये क्या होना चाहिए? ये 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और सरकार के अंतर्गत आनी चाहिए। अब सरकारी भूमि के अलावा जो एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हो, और इसी के साथ उसकी कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब वो झाड़ियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा तो है पर वहां पर झाड़ियां ही है। ठीक है, तो जो उसका छत्र घनत्व होना चाहिए वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो कम घने जंगल के रूप में या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, घने जंगल या मध्यम रूप से घने जंगल होने चाहिए। ऐसे एरिया को फॉरेस्ट कवर बोला जाता है। ठीक है, जो सरकारी भूमि के अंतर्गत अधिनियमित ना हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हो, और कैनोपी डेंसिटी जिसकी 10% से ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर क्या हो जाएगा? ट्री कवर जैसे आप रोड पे चलते हैं तो पेड़ों की लाइन लगी है, ठीक है, या कहीं पे 10 पेड़ों का ग्रुप है, या मान लीजिए एक छोटा सा बगीचा है। ठीक है, तो पेड़ तो है ही, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम तो कर ही रहा है। ठीक है, तो वो उसको क्या होता है, जैसे छुटपुट से एक दो पेड़ कहीं पे लगे हुए हैं, तो ये सब जो है वो ट्री कवर के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? क्या हो गया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में? ट्री कवर में ये हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1 हेक्टेयर से कम होगा। ठीक है, तो इसमें छिटपुट वाले, लाइन वाले, थोड़े बहुत जो लगे हुए हैं वो सभी वृक्ष आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले हुए वृक्ष आ जाते हैं इसमें। ठीक है,
इसमें फैले हुए वृक्ष आ जाएंगे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है तीनों में कि फॉरेस्ट एरिया तो सरकारी भूमि के अंतर्गत अधिनियमित क्षेत्र होता है। इसको आरएफए या जीडब्ल्यू यानी कि ग्रीन वॉश भी बोलते हैं। आरएफए का मतलब होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और जीडब्ल्यू होता है ग्रीन वॉश। ठीक है, ग्रीन वॉश। चलिए देखिए, ये मैं इतना डिटेल में बना रही हूँ, मतलब बता रही हूँ हर चीज़ को, क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अभी बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि शॉर्ट वीडियो 10 से 20 मिनट लेंथ के होंगे, पर ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथ का है। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि आपके माइंड में ISFR से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाए। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन भी कवर होते कराते हुए चल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, और अगर आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उन शब्दों का मीनिंग क्या है। हमें सिर्फ रटना नहीं है कि हमने रट्टा मार लिया, ये रिपोर्ट है, अच्छा ये वाला डेटा है, ये इतना डेटा रट के और बस एग्जाम देने चले गए। ठीक है, तो हर चीज़ का मीनिंग भी हमको पता होना चाहिए। जो स्टडी होनी चाहिए वो फ्रूटफुल होनी चाहिए। रट्टा स्टडी करने का कोई मतलब नहीं, और अगर आप कर भी रहे हैं तो एग्जाम उससे निकलने वाला है नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि राज्यवार जो स्थिति है वन एवं वृक्ष आवरण की वो क्या है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य जो है, जो स्टेट्स हैं जिन्होंने वन एवं वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। वृद्धि कैसे? एरिया में, क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि दो तरह की होती है, एक तो परसेंटेज में, प्रतिशतता में, और दूसरी होती है एरिया में, किलोमीटर में। ठीक है, तो वृद्धि एक तो एरिया में, ये जो कि किलोमीटर स्क्वायर में काउंट की जाती है, और दूसरी परसेंटेज में, ठीक है, जो कि प्रतिशतता में काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये जो बात चल रही है पहले वाले की कि वन एवं वृक्ष में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, तो ये एरिया की बात चल रही है। इसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शाई है, उत्तर प्रदेश ने दूसरे नंबर पर, उड़ीसा में तीसरे नंबर पर, और राजस्थान में चौथे नंबर पर। इसका मतलब है पिछली रिपोर्ट में इन स्टेट का जितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया था और 2023 की रिपोर्ट में जितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, उनका डिफरेंस सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, और फिर राजस्थान में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि से मतलब क्या है। नेक्स्ट है वन क्षेत्र में कमी दिखाने वाले राज्य। अब कितने किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है, तो सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो मध्य प्रदेश में आई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, तीसरे नंबर लद्दाख, और चौथे नंबर नागालैंड। देखिए, कमी का सबसे बड़ा रीजन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन। ठीक है, जैसे रोड्स बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, तो पेड़ काटे जाते हैं, या अगर बस्तियों का निर्माण होता है तो पेड़ काटे जाते हैं। एक तरह से डेवलपमेंट कार्य जो होते हैं वो भी पेड़ों को हटाकर ही संभव होता है। ठीक है, तो ये जो कमी वाले राज्य हैं, यहाँ ये मुख्यतः जो रीजन है, तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस की वजह से यहाँ पर क्या है, वन क्षेत्र में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है राज्यवार भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, क्षेत्रफल में। अब एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा एरिया में वन है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़े एरिया में अरुणाचल प्रदेश में वन है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में वन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गई राज्य की स्थिति। अब हम देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों की। इसमें लक्षद्वीप पर सबसे अधिक प्रतिशतता में वन है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि राज्यों के कुल जो एरिया है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। अब प्रतिशतता की बात आ गई, तो लक्षद्वीप का जितना एरिया है उसके 91.33% एरिया पर वन है। उसके बाद मिजोरम सेकंड नंबर पे आ जाता है, इसके 85% के लगभग एरिया पर वन है। अंडमान निकोबार में लगभग 81% क्षेत्रफल पर परसेंटेज और क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नीचे इंग्लिश का दे रखा है तो यहाँ से रेफर कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली पूर्वोत्तर राज्यों की क्या स्थिति है वनों से रिलेटेड। तो ओवरऑल जो 2021 में पूर्वोत्तर राज्यों के वनों का क्षेत्रफल था वो ज्यादा था बजाय 2023 के। ठीक है, तो 2023 में वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गिरावट, ठीक है, तो डिक्लाइन हुआ है वन एरिया, फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अगर पूरे कुल भारत का हम भौगोलिक क्षेत्रफल देखें और उसमें से सिर्फ पूर्वोत्तर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो वो बनता है लगभग 8%, जो कि एग्जैक्टली है 7.98%। ठीक है, तो कुल भारत का लगभग 8% जो है वो भौगोलिक पूर्वोत्तर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। पर जो 1% है कुल भारत का, 67% वन कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, तो 67% तो कुल भारत के वन है, लेकिन जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सिर्फ लगभग 8% ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम पूर्वोत्तर को हटाकर वन क्षेत्र काउंट करें भारत का तो वो बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। तो एक तरह से जो ओवरऑल 33% मेंटेनेंस है ना वन क्षेत्र का, उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो वनों में गिरावट दर्ज की गई है वो मेनली डेवलपमेंट रिलेटेड परियोजनाओं की वजह से, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी वजह से ही वन क्षेत्र में गिरावट आई है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम बात करें कि कितने किलोमीटर स्क्वायर पर पूर्वोत्तर भारत में वन क्षेत्र हैं, तो ये है 1,74,394.70 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पूर्वोत्तर भारत में वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंग्रोव की स्थिति देख लेते हैं। तो मैंग्रोव कवर में 2021 से कमी आई है, मतलब पिछले 2 वर्षों में मैंग्रोव क्षेत्रफल में कमी आई है। कितने की कमी आई है? ये 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है, मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव इस तरह के जंगल होते हैं जो कि पानी में उगते हैं। ठीक है, पानी में उगते हैं, मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे सुंदरवन डेल्टा का एरिया है या गुजरात का क्षेत्र है, जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर मैंग्रोव्स वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है? देखिए, हमें पता है कि पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने अवशोषित की, उसमें जो कार्बन था वो वो पेड़ क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी स्टोरेज को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्बन स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कार्बन स्टॉक ज्यादा है देश का तो वहां पे पेड़ों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है 2023 में, और कितनी वृद्धि हुई है? ये 2021 से लेके 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है कुल कार्बन स्टॉक के देश में। ठीक है, और अगर हम राज्य में देखें कि किस राज्य में कितना कार्बन स्टॉक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में कार्बन स्टॉक है। ठीक है, तो ये राज्य में याद करिएगा। और क्यों है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में वनों का एरिया भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी लिए कार्बन स्टॉक भी ज़्यादा है। लेकिन अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसे वनों का एरिया तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा था, लेकिन कार्बन स्टॉक जो दिखा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? कोई अगर गेस कर सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो रीज़न है वो भी इसी वीडियो में दिया जा चुका है किसी ना किसी स्लाइड में। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। रीज़न ये है कि कैनोपी डेंसिटी जो है वो दोनों ही राज्यों के वृक्षों की अलग अलग है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं,
और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर लेस डेंस फॉरेस्ट हैं या वेरी लेस डेंस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो हाई डेंस फॉरेस्ट का कार्बन स्टॉक ज़्यादा होता है बजाय कि लेस डेंस थे। तो हालांकि मध्य प्रदेश में एरिया वाइज वन ज़्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल के आग की जो डेटा है ISFR 2023 में, वो क्या कहता है। तो वो कहता है कि आग लगने की आशंका वाले जंगल जो है वो 22.27% है, ठीक है। ऐसे प्रतिशत जो कि प्रॉन टू फायर है वो कितना है 22.27%। और 2023-24 में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, फिर उड़ीसा में और फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और क्यों करी गई है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं जो कि प्रॉन टू फायर होते हैं, ठीक है। चलिए अब बम्बू की स्थिति देख लेते हैं। तो बांस के जंगलों में कमी आई है, पिछले 2 वर्षों में कितनी कमी आई है, ये आई है 10,594 वर्ग किलोमीटर की कमी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखिएगा कि बैम्बू फॉरेस्ट में कमी आई है। अब नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक चीज आई है इस रिपोर्ट में, हर साल नहीं आती है, इस रिपोर्ट में आई है कि पिछले 10 वर्षों में क्या चेंजेस हुए हैं वो बताए गए हैं। तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला है कि देश के वन आवरण में वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में। कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई है 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और जिसमें से RFA के अंदर की वृद्धि इतनी है 440.47 वर्ग किलोमीटर, और बाहर की वृद्धि है 16,189 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कौन सा होता है, जो सरकारी जमीन सरकारी वन क्षेत्र है उसमें 440 के करीब वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और जो सरकारी क्षेत्र से बाहर की भूमि है उसमें 16,189.78 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश के पहाड़ी जिलों के वन आवरण में कमी आई है। कितनी कमी आई है ये पिछले 10 वर्षों में, ये आई है 2,649 के लगभग वर्ग किलोमीटर की सॉरी वृद्धि हुई है, कमी नहीं आई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर है ये यहाँ पर लाइन आनी चाहिए थी, यहाँ से एंटर करना, ठीक है। इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ in the hill district of the country the forest cover has increased by 2,649.04 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है देश के मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में, ठीक है। अभी जो हमने देखा था ये देखा था पिछले 2 वर्षों में, यहाँ पर देखा था कि 2 वर्षों में कमी आई है ये वाले में, लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें कि 2013 से 2023 के बीच में, तो मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई है, 296.33 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है वृक्ष आवरण में कमी आई है। वृक्ष आवरण जो इंडिविजुअल एक हेक्टेयर से कम एरिया के क्षेत्रफल में वृक्ष लगे हुए हैं उनमें 20,747.34 वर्ग किलोमीटर की कमी की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृक्ष आवरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। ट्री कवर है शोन एन इंक्रीज ऑफ 20,747.34 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कृषि वानिकी में वृक्ष हरित आवरण में 21,286.57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो द ट्री ग्रीन कवर इन एग्रो फॉरेस्ट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 21,286.57 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और कृषि वानिकी में बढ़ते स्टॉक में 286.94 मिलियन मीटर क्यूब मतलब टन की वृद्धि हुई है। तो जो कार्बन स्टॉक का मापन किया जाता है वो मीटर क्यूब में किया जाता है, टन में किया जाता है। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 286.94 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। लास्ट है कि वन और TOF में
बढ़ते स्टॉक में क्रमशः 305,543 टन और 466.07 टन की वृद्धि हुई है, मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, कैपिटल एम का मतलब मिलियन। टीओएफ का मतलब होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो वनों में और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के स्टॉक में जो है वो इतने मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।